डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है उस पर चर्चा करना चाहेंगे कि किस तरह प्राचीन काल में भारत में इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है उसके साक्ष्य हमें गाथा, नरान सांसी, आख्यान, इतिवृत्त, वंश और वंशानुचरित के रूप में देखने को मिलते हैं। ये जो इतिहास के विभिन्न पक्ष हैं जिन्हें हम गाथाओं के रूप में या नराशांसी के रूप में या विभिन्न प्रकार के आख्यानों के रूप में या इतिवृत्तों के रूप में और वंशानुचरित के रूप में जिन्हें हम देखते हैं, निश्चित ही ये इतिहास लेखन के विविध महत्वपूर्ण पक्ष रहे हैं। अर्थात इन गाथा, नराशांसी, आख्यानों, इतिवृत्तों और वंश और वंशानुचरितों में हमें तत्कालीन भारतीय इतिहास के दर्शन होते हैं, क्योंकि इतिहास के प्रति लगाव होना मानव का एक जन्मजात गुण रहा है। अर्थात प्रत्येक जो भी मनुष्य है, जो भी व्यक्ति है, वह अपने अतीत से लगाव रखता है और जब भी वह अपने अतीत को याद करता है तो उसे एक अलग से आनंद की अनुभूति होती है। इस तरह अतीत से जुड़ने में उसे आनंद की अनुभूति होती है और उसे एक प्रकार का सुकून जैसा मिलता है। जो ये लगाव है, इसी लगाव के कारण अतीत को जीवंत रखना मनुष्य ने आवश्यक समझा, ताकि वह इस अतीत से जुड़कर आनंदित हो सके, उस अतीत से प्रेरणा प्राप्त कर सके, उस अतीत से कुछ सीख सके, उस अतीत के अनुभव को अपने भावी जीवन में उतार सके। इस तरह यह एक जो अतीत के प्रति जिज्ञासा है और अतीत को सुरक्षित रखने का जो एक प्रयास रहा है, इसी कारण इससे इतिहास के विविध पक्षों की उत्पत्ति हुई है। इस तरह एक वाचिक या मौखिक परंपरा जिसे हम गाथा कहते हैं और नराशांसी जिन्हें हम वीरों के गुणगान या प्रसिद्ध लोगों की जो प्रशस्तियां हैं उसे हम नराशांसी कहते हैं। तो इस तरह अतीत की मुख्य घटनाओं को, महत्वपूर्ण चरित्रों को, महत्वपूर्ण व्यक्तियों को, वीरों को हम गाथा और नराशांसी के रूप में जीवंत रखते हैं। अर्थात उन्हें याद करते रहते हैं, उनकी गाथाओं को सुरक्षित रखते हैं। उत्तर वैदिक काल में इस तरह की जो अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं थी, जिनमें आख्यान, इतिवृत्त, वंश और वंशानुचरित और तथा बाद में पुराण जो इतिहास के रूप में संकलित किए गए, तो इनका उद्देश्य यही था कि तत्कालीन जो मानव समाज था वो अपने वीरों का गुणगान करना चाहता था, अपने महान पुरुषों के महान कार्यों को याद रखना चाहता था और उनकी जो वंश परंपरा थी, जो वंशावलियां थी, उन्हें सुरक्षित रखना चाहता था। इसलिए इतिहास के इन विभिन्न पक्षों का उदय हुआ और इन विविध पक्षों की रचना हुई और इन रचनाओं के माध्यम से इतिहास को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। जैसे जो इतिवृत्त हैं, इतिवृत्त का अर्थ होता है घटना। अर्थात इतिवृत्त के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उन घटनाओं को इतिवृत्त के द्वारा याद रखने का प्रयास किया गया
और इसी तरह जो वंश या शासकों की वंशावलियां थी और जो पुरोहितों के वंश वृक्ष थे, इन्हें भी सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस वंश में किस प्रकार महान व्यक्ति हुए हैं। इसी तरह मिथ और दंत कथाओं को भी इतिहास का एक स्वरूप माना जाता है। यद्यपि मिथ और दंत कथाएं पूर्णतया विश्वसनीय तो नहीं है, परंतु फिर भी इन्हें मिथकीय रूप में इतिहास कहा जा सकता है। उत्तर वैदिक काल में इतिहास को सुरक्षित रखने का एक आधिकारिक प्रयास भी किया गया है, जिसमें राजकीय अधिकारियों का एक महत्वपूर्ण वर्ग होता था, जिस वर्ग को हम सूत कहते थे। श्री ई श्रीधरन ने इन्हें मगध भी कहा है कि सूतों को मगध भी कहा जाता था। ये जो सूत होते थे, जो दरबार में राजकीय अधिकारी होते थे, ये सूत अधिकारी राजाओं और पुरोहितों की वंशावलियों की रचना करते थे और उन्हें सुरक्षित रखकर इन्हें संकलित करते थे। इन वंशावलियों में विभिन्न राजाओं के कार्यों, महत्वपूर्ण उपलब्धियों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता था। इसका महत्व इस रूप में देखा जा सकता है कि 400 ईस्वी पूर्व से और 400 ईस्वी के मध्य का जो इतिहास है, वो अधिकांशतः इसी प्रकार की अनुश्रुतियों, दंत कथाओं आदि वाचिक परंपराओं के द्वारा ही सुरक्षित रखा गया। अर्थात इन सूत अधिकारियों ने ही इस तरह इतिहास को संरक्षित करने का प्रयास किया। धीरे धीरे यह हुआ कि मौर्य काल में शासकीय घटनाओं को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागारों का प्रयोग किया जाने लगा। अर्थात मौर्य काल में अभिलेखों को सुरक्षित रखने हेतु एक नई संस्था, जिसे हम अभिलेखागार कहते हैं, उसकी स्थापना हुई। और जब अभिलेखागार की स्थापना हुई तो अब राजकीय अभिलेखों को, राजकीय घटनाओं को इन अभिलेखागारों के द्वारा सुरक्षित रखा जाने लगा। इससे सूत वर्ग का महत्व कम हो गया और धीरे धीरे सूत वर्ग के जो अधिकारी थे वो अप्रासंगिक हो गए। इस तरह जो अभिलेखागारों के अंदर सुरक्षित अभिलेख थे, जो तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करते थे, इन अभिलेखागारों के बारे में ह्वेनसांग और अल-बरूनी ने भी चर्चा की है कि उन्होंने इन अभिलेखागारों से ऐतिहासिक महत्व की सामग्रियां प्राप्त की थी। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि इन अभिलेखागारों में ऐतिहासिक सामग्री सुरक्षित रहती थी। यद्यपि कालांतर में वह सामग्री अभिलेखागारों के साथ ही नष्ट हो गई। इतिहास को संरक्षित रखने का जो एक अन्य महत्वपूर्ण स्वरूप था, वह था पुराण। पुराण और इतिहास, माने पुराण और इतिहास का क्या संबंध है, इसको हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो वाचिक परंपरा की जो आरंभिक वाचिक परंपरा के जो आरंभिक रूप थे, अर्थात गाथा, नराशांसी, आख्यान, इतिवृत्त और वंशानुचरित, धीरे धीरे इन स्वरूपों को पुराणों में संकलित कर लिया गया। अर्थात जो भी तमाम प्राचीन गाथाएं थी, नराशांसियां थी, आख्यान थे, इतिवृत्त थे, वंशानुचरित थे, इन सबको पुराणों में समाहित कर लिया गया और इस तरह पुराणों की रचना की गई। पुराण का अर्थ होता है प्राचीन जनश्रुति। पुराण का जो अर्थ होता है उसे कहते हैं प्राचीन जनश्रुति। पुराणों के बारे में अमर सिंह ने अपने अमरकोश, जिसे नामलिंग अनुशासनम भी कहा जाता है, पुराणों की विशेषता को स्पष्ट करते हुए अमर सिंह ने लिखा है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। अर्थात अमर सिंह ने पुराणों के 5 लक्षण बताए, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड की उत्पत्ति,
प्रत्येक कल्प या काल चक्र के अंत में ब्रह्मांड का धीरे धीरे चरणबद्ध विकास और पुनर्रचना, देवताओं और ऋषियों की वंशावलियां, युगों के चक्र जिनमें मानव जाति का नए सिरे से सृजन होता है, और प्राचीनतम कालों से शासन करते आ रहे लोगों की व्यवस्थित वंशावलियां या वंशवृक्ष, ये प्राचीन जनश्रुति के 5 घटक अर्थात पुराणों के 5 लक्षण हैं। पुराणों में विविध प्रकार से ऐतिहासिक तथ्यों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। यद्यपि पुराणों की जो ऐतिहासिकता है उसके बारे में पाश्चात्य इतिहासकारों का ये मत है कि ये विश्वसनीय नहीं है, परंतु फिर भी भारतीय इतिहास को जानने के लिए पुराण कितने महत्वपूर्ण हैं ये इस बात से स्पष्ट होता है कि वंश या पुराणों का वह अंश जिसमें वंशावलियां हैं, पुराणों के ऐतिहासिक पक्ष को निश्चित ही निरूपित करती हैं। यदि हम पुराणों के महत्व को स्पष्ट करें तो हमें यह समझना चाहिए कि महाभारत युद्ध के बाद उत्तरी भारत में शासन करने वाले राजवंशों के जो विवरण हमें पुराणों के रूप में प्राप्त होते हैं, यदि ये विवरण प्राप्त नहीं होते तो संभवतः हम 6वीं सदी ईस्वी पूर्व और महाभारत के पश्चात का इतिहास जानने में आज समर्थ नहीं हो पाते। इस तरह पुराणों का ऐतिहासिक महत्व है कि पुराण हमारे ऐतिहासिक तथ्यों को पुष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इनकी जो लेखन प्रणाली है वह एक प्रकार से ऐतिहासिक नहीं मानी जाती है, परंतु जो पुराणों की विषय वस्तु है जिसमें कि विभिन्न राजवंशों की सूचियां दी गई हैं पुराणों में, जैसे कि भविष्य पुराण कलयुग के राजवंशों की सूची देने वाला पहला पुराण है। इसी तरह मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण तथा विष्णु पुराण और भागवत पुराणों में भी हमें ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। इससे हम समझ सकते हैं कि पुराण हमारे इतिहास को जानने के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। यही नहीं, पुराणों में जो राजवंशों की सूचियां दी गई हैं उनमें हमें हस्तिनापुर के राजवंश, कौशाम्बी के पौरव, अयोध्या के इक्ष्वाकुओं, मगध के बृहद्रथों और प्रद्योतों आदि के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। यही नहीं, हमें जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं जिनमें चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त जो गुप्त काल के शासक हुए उनके बारे में भी पुराणों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग और काकवर्ण के बारे में हमें पुराणों से विशद जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, इनके बारे में भी हमें पुराणों से पर्याप्त जानकारी मिलती है। साथ ही नंद वंश के बारे में भी हमें पुराणों से विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो मौर्य शासक हुए, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालिशुक, बृहद्रथ, इनके बारे में भी हमें पुराणों से पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। शुंग जो राजवंश था उनके बारे में भी हमें पुराणों से जानकारी प्राप्त होती है। कर्ण राजवंश के बारे में, आंध्र राजवंश के बारे में हमें पुराणों से पर्याप्त जानकारी मिलती है। इस तरह हम पुराणों के महत्व को समझ सकते हैं। जो वंश परंपरा रही है भारतीय इतिहास लेखन में, तो जैसे मैंने पूर्व में कहा था कि सूत परंपरा से मुक्त होने के बाद वंश विद्या अर्ध ऐतिहासिक साहित्य के एक विशाल भंडार के रूप में विकसित हुई। अर्थात भारतीय इतिहासकारों ने उस समय विभिन्न वंशों के बारे में, विभिन्न वंश ग्रंथों के बारे में लिखा, विभिन्न वंश ग्रंथों की रचना की, जिनमें बौद्ध ग्रंथ राजवंश, दीपवंश, महावंश, जैन ग्रंथ हरिवंश, हिंदू ग्रंथ
रघुवंश, शशिवंश, क्षेमेंद्रकृत नृपावली, हेलाराज की पार्थिवावली और कलहन की राजतरंगिणी इसी तरह की वंश परंपरा की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिनके अंतर्गत विपुल परिमाण में ऐतिहासिक तथ्य संकलित हैं। इसी तरह ऐतिहासिक काव्य या चरित्र या अलंकृत जीवनियां भी प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के एक घटक रहे हैं। इनसे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ये जो पूर्व मध्यकाल में ऐतिहासिक वृत्तांत थे, जिन्हें हम उस समय चरित्र के रूप में जानते हैं, जो कि एक प्रकार से ऐतिहासिक महाकाव्य या अलंकृत जीवनी भी इन्हें कहा जा सकता है। यद्यपि ये रचनाएं राज दरबारों के परिवेश में रची गई, परंतु फिर भी इनसे हमें तत्कालीन इतिहास की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ये रचनाएं हैं जैसे बुद्ध चरित्र, हर्ष चरित्र, गौड़वहो, विक्रमांक देव चरित्र, नवशशांक चरित्र, कुमारपाल चरित्र, पृथ्वीराज विजय, रामचरित्र आदि। इनसे हमें तत्कालीन राजवंशों और तत्कालीन समय के इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय इतिहास लेखन की एक परंपरा रही है, जो हमें विभिन्न पक्षों के रूप में देखने को मिलती है।